हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट चैप्टर को, सैटेलाइट एंड ग्रेविटेशन को। इसमें लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि ग्रेविटेशन का फोर्स क्या है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट की और उस सैटेलाइट में ग्रेविटेशन का क्या रोल है उसकी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। सैटेलाइट यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं उपग्रह है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट उसे कहते हैं जो किसी भी ग्रह के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स कक्षा में चक्कर लगाता है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं सैटेलाइट का यानी कि उपग्रह का। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, इट इज दैट सेलेस्टियल बॉडी which revolves around a planet in a fixed orbit. हिंदी में लिखते हैं, इसे कहते हैं उपग्रह। इसकी परिभाषा होगी वह पिंड जो एक निश्चित कक्षा में किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह कहलाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। इसी तरीके से हम कुछ कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में सेटल करते हैं। ये सैटेलाइट्स हमारे लिए क्या काम करते हैं, ये अर्थ के पास रहकर उसके इमेजेस, उसका मौसम, उसके बारे में विभिन्न जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये सैटेलाइट हम अर्थ के चारों तरफ सेटल कैसे करते हैं, कैसे हम इन्हें वहां तक भेजते हैं। लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, उपग्रह का प्रक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं उपग्रह का प्रक्षेपण। ये पहला टॉपिक ले रहे हैं हम। मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी, इस पर एक बड़ा सा एंटीना लगा है। अगर इस एंटीना से हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करें तो होगा क्या, कोई भी चीज अगर मैं इसे फेंकूं तो थोड़ी देर में ग्रेविटी के अंडर आते आते धीरे धीरे नीचे होकर के पृथ्वी पर गिर जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो अगर यहां से मैंने इसे फेंका तो ये यहां गिर जाएगा, पॉइंट ए पर आकर गिर जाएगा। अगर मैंने इसे और ज्यादा वेलोसिटी से फेंका और अधिक वेग से मैंने इसे फेंका तो थोड़ी दूर गिरेगा लेकिन गिर जाएगा। और अधिक वेलोसिटी, अब मुझे इसको इतना वेग, इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये गिरे नहीं बल्कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है इसको मुझे इतनी वेलोसिटी देनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अजम्पशंस ले लेती हूँ। अजम्पशन ये लेती हूँ कि जो सैटेलाइट है उसका मास यानी द्रव्यमान, मास ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का द्रव्यमान इक्वल्स टू स्मॉल m, छोटा m। मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M। पृथ्वी की रेडियस ऑफ
अर्थ, कैपिटल आर, ये सेंटर है। सेंटर से, ये तो हो गई अर्थ की रेडियस। मान लीजिए अर्थ के ऊपर ये जो सैटेलाइट है ये h हाइट पर रखा हुआ है, तो टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी मान लीजिए मैं इस सर्कल में अगर आपकी सैटेलाइट घूम रही है तो मैं इसको स्मॉल आर मान लेती हूँ। सेंटर से उसकी दूरी स्मॉल आर, यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट कितना ऊपर है अर्थ से, h। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट इस सर्कल में घूमे। किसी भी चीज के सर्कल में घूमने के लिए उसको एक केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। ये हमने अपने लास्ट सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ा है। तो अब इसको घूमने के लिए जिस केंद्रीय बल की आवश्यकता है वो केंद्रीय बल इसे कौन देगा। हमने कहा था कि प्लैनेट्स में या सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जब प्लैनेट्स घूमते हैं तो केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलता है। तो इसे जो बल मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी कि हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। केंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, केंद्रीय बल कितना होता है, हमेशा mv²/r। तो केंद्रीय बल लिखते हैं mv²/r। सैटेलाइट घूमेगी तो मास सैटेलाइट का, वेलोसिटी भी सैटेलाइट की और दूरी भी सैटेलाइट की, इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, पिछले वीडियो में निकाला था, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो यहां पर सैटेलाइट है, अपॉन में r²। r क्या, उस ऑब्जेक्ट की सेंटर से दूरी यानी कि स्मॉल r। ठीक है, Gmm/r², ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। m से m कट जाएगा, स्मॉल r से एक r कट जाएगा, तो आया है हमारे पास v0² इक्वल्स टू Gm/ में स्मॉल r। मुझे चाहिए v0 का मान, तो v0 बराबर में हो गया है √ में Gm/ में r बाय टेकिंग रूट। दोनों तरफ रूट लेने पर ये v0² का v0 हो गया और ये Gm/r हो गया। ये आपका आ गया एक्सप्रेशन v0 का। v0 को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर कक्षीय वेग। वह वेलोसिटी जिससे फेंके जाने पर वो चारों ओर चक्कर लगाएगा उपग्रह। अगर इससे कम वेलोसिटी से फेंका गया तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। This is orbital velocity. Orbital velocity is that minimum velocity by which you should throw a satellite so that it can circulate in a circular path. V0 को भी यहाँ पे नॉमिनेट कर देते हैं। V0 is equals to orbital velocity, या जिसको कहते हैं कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। ठीक है, इतना आपने नोट किया होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो तरीका है कि कैसे लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे करना है, एक मिनिमम वेलोसिटी है, एक मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उससे फेंकने पर ही सैटेलाइट लॉन्च होगा। दिस इज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हमने यहाँ डिफाइन किया है, इसका भी हम एक डेफिनेशन लिखेंगे और इसके एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। साइड में हम इसको लिख लेते हैं कि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकाला है वो निकाला है v0 √ में Gm/ में स्मॉल r। डेफिनेशन लिखेंगे,
ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कक्षीय वेग। इंग्लिश में पहले डेफिनेशन लिखते हैं। दिस इज द मिनिमम velocity, minimum horizontal velocity by which a satellite must be thrown to fix it in a circular orbit. ठीक है, this is the minimum horizontal velocity by which a satellite must be thrown to fix it in a circular orbit. हिंदी में क्या कहेंगे? यह वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि वह कक्षा में स्थापित हो सके। ठीक है, दोनों डेफिनेशंस हो गए। फॉर्मूला क्या है? V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट में GM अपॉन R। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन को फर्दर एक्सपेंड करते हैं। फर्दर एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे? इसमें स्मॉल r किसके बराबर है? अगर आपके पास, आपने पिछला डायग्राम नोट किया है पिछली स्लाइड का, तो आपने देखा है कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। इस एक्सप्रेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो V नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में GM अपॉन में R प्लस H। अब इसके बाद हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की बात की थी, जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया था और जिसका एक्सप्रेशन था GM अपॉन में R स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैं इस एक्सप्रेशन में g को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं, तो इसमें हम क्या करें? हम ऊपर नीचे अंदर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे भी मैंने आर स्क्वायर से कर दिया, ऊपर भी। अगर हम एक ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है एक्सप्रेशन में। अब इसमें GM अपॉन आर स्क्वायर, इतना हिस्सा जो है ये स्मॉल g के बराबर है, लिख देते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर स्मॉल g अपॉन में r प्लस एच। आर स्क्वायर अंडर रूट से अगर बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा आर तो हमने बाहर निकाल लिया है, g अपॉन में r प्लस एच। ये हमारा V नॉट का एक और एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ। V नॉट इज इक्वल्स टू R अंडर रूट में स्मॉल g अपॉन में r प्लस एच। अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म में इस फॉर्मूले को निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला आ गया। अब एक कंडीशन लेते हैं, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि जो हाइट है सैटेलाइट की वो रेडियस से अगर बहुत छोटी है तो h जो है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो अगर h नेग्लिजिबल है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। तो अब इसी एक्सप्रेशन को यहां से लेते हैं। अगर h बहुत छोटा है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा वो इतना बचेगा। h को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, r से r कैंसिल,
आर से एक आर कैंसिल, और ये वी नॉट जो है ये हो गया आपका अंडर रूट में आर एंड जी। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6400 किलोमीटर। दोनों ही वैल्यू अगर हम वी नॉट में डालें और सॉल्व करें इसे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देखें तो आपकी जो वैल्यू है वो 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, जी का वैल्यू डालें, आर का वैल्यू डालें, इसे सॉल्व करें और ये आपकी वेलोसिटी आएगी। यानी कि ये आपकी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आपको किसी सैटेलाइट को थ्रो करना चाहिए ताकि वो एक सर्कल में मोशन करे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया और ये आपकी वैल्यू आ गई। कब है ये वैल्यू, जब आपका हाइट जो है वो नेग्लिजिबल हो रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। किसी सैटेलाइट के टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसे देखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट किसे कहते हैं टाइम पीरियड? एक पूरे रिवॉल्यूशन में लगने वाले समय को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम कोई भी हो, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस कितना होगा, हम कह रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन में लगने वाला समय, तो एक सर्कल पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर होता है, किसी वृत्त की परिधि के बराबर, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी इज वी नॉट। 2 पाई आर कितना है, आर प्लस एच, स्मॉल आर की वैल्यू, अपॉन में वी नॉट कितना है, अंडर रूट जीएम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, यही था हमारा वी नॉट का एक्सप्रेशन। अगर हम इसको जीएम के फॉर्म में लिखते तो आपका यही एक्सप्रेशन होता। अब t इक्वल्स टू 2 पाई आर, इसकी हमें जरूरत नहीं है, 2 पाई आर प्लस एच अपॉन में, अगर इसमें भी हम स्मॉल जी को इंट्रोड्यूस करना चाहें, अगर इसमें भी हम स्मॉल जी को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। लेट्स से ये आर स्क्वायर यहाँ पे भी किया, आर स्क्वायर यहाँ पे भी किया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल जी, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर बाहर आ जाएगा अंडर रूट में स्मॉल जी अपॉन में आर प्लस एच। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका 2 पाई और आर प्लस एच की पावर 3/2 अंडर रूट में जी
ये आपका। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में। तो प्रेजेंटेबल वे के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई और r प्लस एक r प्लस एच अंडर रूट के बाहर है, तो अगर आप किसी चीज को अंडर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा r प्लस एच का क्यूब, क्योंकि एक तो अंडर रूट के अंदर ऑलरेडी है, एक बाहर था जिसे आप अंदर लेकर गए हैं, अपॉन में g तो अंडर रूट के अंदर ही है, ये r अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका टाइम पीरियड का फाइनल एक्सप्रेशन है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच का क्यूब अपॉन में r स्क्वायर इंटू g। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। जैसे हमने v नॉट के लिए एक कंडीशन ली थी, यहां पर भी एक कंडीशन लेकर देखते हैं। इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, अगर हाइट बहुत ही कम है अर्थ के रेडियस की कंपैरिजन में, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, तो हम क्या कर सकते हैं, h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम h को नेग्लेक्ट करते हैं तो t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में h को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है, r स्क्वायर से ये r कट जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन g। फिर से वही वैल्यूज आ गए जिनके सबके मान आपको पता है, r 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, g 9.8 मीटर पर सेकेंड, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। सभी वैल्यू रख के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग ये 83 मिनट्स टाइम पीरियड आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट की हाइट कितनी रखी जा सकती है, सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट को टाइम पीरियड के फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया है, 2 पाई अंडर रूट में r प्लस एच का क्यूब अपॉन में r स्क्वायर इंटू जी। यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, यहां से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन है। क्या किया हमने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 पाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, r स्क्वायर g, जो चीज डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएगी, इधर क्या बचेगा, r प्लस एच का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, ऑन टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा पावर 1/3 इज इक्वल्स टू r प्लस एच। ठीक है, अब क्योंकि हमें h निकालना है तो r को इधर भेज देंगे, r उधर प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ये आपका हाइट का एक्सप्रेशन है। अगर आपको किसी भी सैटेलाइट की हाइट निकालनी है कि हमें उसको कितना ऊपर रखना है अर्थ से, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें r और g की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ आपको टाइम पीरियड बताना है उसका कि क्या टाइम पीरियड रखा जाए तो किस हाइट पे उसको सेट किया जाएगा। हाइट ऑफ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन आ गया ये आपका। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है।
स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकाली उपग्रह। आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टी दिशा में घूमती है। अगर कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो अर्थ के साथ साथ इसी दिशा में और अर्थ की ही गति से घूमे, तो हमें कैसा दिखाई देगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो ये एक दूसरे के लिए कैसे दिखेंगे? स्टेशनरी दिखेंगे। एग्जाम्पल लीजिए कि आप और आपके साथ आपका दोस्त दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर आप दोनों एक साथ एक ही दिशा में एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो आप दोनों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दोनों चल भी रहे हैं, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे। वहीं अगर कोई चीज आपसे तेज या आगे या पीछे जाएगी तो वो आपको हिलती हुई, मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये घूम रही है। क्या है अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमने का टाइम? 24 घंटे। 24 घंटे में दिन रात बदलते हैं, तो ये 24 घंटे में 24 आवर्स में घूम रही है। मान लीजिए यहां पर एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ये भी उसी स्पीड से अर्थ के साथ साथ घूम रहा है, उसी दिशा में उसी स्पीड से। अब अगर कोई यहां पर अर्थ पर कोई इंसान खड़ा है तो उसको ये हमेशा यही दिखाई देगा, क्योंकि जितना ये घूम रहा है उतना ही अर्थ भी घूम रही है। अगर ये यहां पहुंचा तो ये पर्सन की पोजीशन भी यहां पहुंच गई। तो रिलेटिव मोशन होने के कारण उसे वो हमेशा अपने सापेक्ष, अपने रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देगा। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की दिशा में अर्थ की स्पीड से घूमे उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें एक ही पोजीशन में नजर आते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is a satellite which revolves around the earth with same time period and same direction as earth। हिंदी में लिखेंगे, ये वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की दिशा में पृथ्वी के टाइम पीरियड में भ्रमण करते हैं अथवा चक्कर लगाते हैं। मतलब अर्थ की ही डायरेक्शन और अर्थ की ही स्पीड। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब देखते हैं कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पर होते हैं, किस स्पीड से घूमते हैं। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी हाइट। जो हमने लास्ट फॉर्मूला लिखा था अपना हाइट का, उसको एक बार हम दोबारा लिखेंगे और उसमें टाइम पीरियड डाल के कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था T²R² G अपॉन में 4π² की पावर 1/3 माइनस R इज इक्वल्स टू H। इस फॉर्मूले में R है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू इतने हैं, G है हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। T टाइम पीरियड,
हमने कहा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो है जो अर्थ के ही टाइम पीरियड के साथ घूम रहा है। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटे। तो ये हुआ 24 आवर्स। स्टैंडर्ड यूनिट हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, मीटर सेकंड होती है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60। अब तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमें नहीं पता। पाई इक्वल्स टू 22/7। ये सभी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, का स्क्वायर तो आपके पास h की वैल्यू आएगी, और ये जो h की वैल्यू आएगी ये आएगी 36,000 किलोमीटर, यानी कि 36,000 किलोमीटर ऊपर आपको एक सैटेलाइट को रखना है, तब वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा, ठीक है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या हाइट होगी? 36,000 किलोमीटर। अब देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये किस वेलोसिटी से घूमेगा। तो हमें क्या करना है, h का ये वैल्यू वेलोसिटी के फॉर्मूले में रखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने सबसे पहले ही निकाला था, लिखते हैं दोबारा वेलोसिटी के फॉर्मूले को। v नॉट का फॉर्मूला था g r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h। g की वैल्यू ये रही, और इस केस में h की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 36,000 किलोमीटर। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है। तो आपका v नॉट इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर अपॉन में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस हाइट इज 36 इंटू 10 टू द पावर 6। ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मीटर, सेकंड और आपका केजी हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो आएगा 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो तुल्यकाली उपग्रह है, वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होना चाहिए और 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसको मूव करना चाहिए, तभी वो अर्थ के सापेक्ष स्टेशनरी होगा और वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है। वह पिंड जो अर्थ के चारों ओर या किसी भी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाए एक फिक्स कक्षा में, उसे सैटेलाइट कहेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी वह न्यूनतम वैल्यू वेग की जिसके द्वारा डालने पर वो सैटेलाइट चक्कर लगाएगा। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट by which it will move into a circular motion। अगर आप इससे कम वेलोसिटी से थ्रो करेंगे सैटेलाइट को तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे वापस आ जाएगा, वो चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा। उसके बाद आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, v नॉट इक्वल्स टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। इसमें आपने h को नेग्लिजिबल मान करके v नॉट की वैल्यू भी निकाली। उसके बाद आपने टाइम पीरियड देखा। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक रिवोल्यूशन में लगने वाला डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी आपकी। फिर आपने हाइट निकाली सैटेलाइट की टाइम पीरियड के फॉर्मूला को यूज करके। फिर आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिफाइन किया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आपने कंडीशंस निकाली कि उसका वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए और उसका हाइट 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।